नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म को। स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि हिंदी में हम इसको कह सकते हैं संरचनावाद। उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपको ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं इससे, तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा अंत में। साथ के साथ पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर मैं बात करूं संरचनावाद की, या इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, तो ये मनोविज्ञान का सबसे पहला स्कूल माना जाता है। अब यहाँ पे स्कूल से क्या अर्थ है, हो सकता है आप शायद समझ रहे हो स्कूल का अर्थ ऐसी कोई बिल्डिंग होगी जहाँ पे कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते होंगे। तो ये वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे स्कूल का मतलब किसी बिल्डिंग से नहीं है। यहाँ पे स्कूल का मतलब है कि जब बहुत सारे लोग, है ना, जब बहुत सारे लोग एक ही जैसी विचारधारा रखते हैं, सिमिलर थॉट रखते हैं, तो वो कहलाता है एक स्कूल। तो यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म एक पहला स्कूल है मनोविज्ञान का। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग हैं जो कि एक जैसी विचारधारा यानी कि संरचनावाद में विश्वास रखते हैं, और उनको हम कह सकते हैं कि ये संरचनावादी हैं और ये मनोविज्ञान का एक स्कूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्कूल का अर्थ है जो एक ही विचारधारा रखते हो। तो स्ट्रक्चरलिज्म इसी प्रकार से पहला स्कूल जो है वो मनोविज्ञान का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्थापना की कि किसने इसकी स्थापना की, तो इनका नाम है विल्हेम वुंट। नाम याद रखिएगा विल्हेम वुंट का। ये जर्मनी के थे, ठीक है, और इसकी स्थापना भी जर्मनी में की गई थी। तो यहाँ पे तस्वीर भी देख सकते हैं, ये विल्हेम वुंट है। 1879 में, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1879 में विलियम वुंट ने क्या किया था कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला यानी कि लैबोरेटरी लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में स्थापित की थी। अब ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। कैसे? इससे पहले जो मनोविज्ञान की स्टडी की जाती थी वो एक तरीके से दर्शन के रूप में की जाती थी, फिलॉसफी के रूप में की जाती थी, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे। लेकिन जो विल्हेम वुंट थे उन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी की स्थापना कर दी, और इसकी वजह से मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। अब ये सिर्फ एक फिलोसफिकल पार्ट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप होने लग गया मनोविज्ञान। और इसीलिए विल्हेम वुंट का नाम सबसे पहले इसीलिए लिया जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप याद रखिएगा। विल्हेम वुंट को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी, इसका नेचर कैसा है, साइंटिफिक नेचर है। एक्सपेरिमेंट्स होती हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, एनालिसिस होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। तो ये क्यों की जाती हैं, ये इसीलिए की जाती हैं कि विल्हेम वुंट ने सबसे पहले लेबोरेटरी की स्थापना की थी जर्मनी में, और उसके बाद से ही धीरे धीरे आज का जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो हमें उसका स्वरूप ऐसा इसीलिए नज़र आता है क्योंकि विल्हेम वुंट ने सबसे पहले वहाँ पे लेबोरेटरी की स्थापना की थी, और इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। तो अब एक और नाम है ईबी टिचनर का नाम याद रखिएगा। ईबी टिचनर ने सबसे पहले संरचनावाद शब्द की, यानी कि इंग्लिश में स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड को यूज़ किया था सबसे पहले ईबी टिचनर ने, और इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ आप यूँ समझ लीजिए कि जिस प्रकार से जब घर बनाया जाता है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले एक नींव डाली जाती है, ठीक है, और जो वो नींव है ना, आप कह सकते हैं कि ये जो नींव थी ये सबसे पहले विल्हेम वुंट ने डाली थी, और उसके ऊपर जो घर बनाने का काम किया था वो एक तरीके से ईबी टिचनर ने किया था। ईबी टिचनर ने एक प्रकार से संरचनावाद को और आगे तक लेकर गए थे, जो कि वर्तमान समय में हम देख पाते हैं, ये ईबी टिचनर की वजह से। ईबी टिचनर वुंट के ही शिष्य थे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि संरचनावाद आखिर है क्या। तो जो संरचनावादी होते हैं, जो इसमें बिलीव करते हैं, मुख्य रूप से वो क्या करते हैं, वो मन की बात करते हैं, मन की संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, साथ के साथ जो हमारी चेतन अनुभूति है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, उनके अध्ययन पर बल देते हैं। अब कुछ शब्द हैं जो आपको हो सकता है समझ ना आ रहे हो, जैसे कि पहला शब्द मन, माइंड। आपने अक्सर सुना होगा इस शब्द को, और आप फिर भी इसको एग्जैक्टली नहीं समझ पाते होंगे कि आखिर मन होता क्या है। वहीं दूसरा है चेतन अनुभूति, कि भाई चेतन अनुभूति क्या होती है, इसको भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। देखिए आप इस प्रकार से समझिए, ये आपको यहाँ पे दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। पहली तस्वीर जो है ये किसकी है, ये ब्रेन की है, और दूसरी तस्वीर भी आपको लग रहा होगा कि ये ब्रेन जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ब्लैंक है, काला है, खाली है, ठीक है।
देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा माइंड है। ब्रेन के लिए हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है दिमाग। क्या ये क्या है? हमारा दिमाग है। वहीं माइंड के लिए जो शब्द होता है, कई शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे मन या आत्मा भी। कई बार आप आध्यात्मिक रूप में देखें तो इसको कई लोग आत्मा भी कह देते हैं, यानी कि इंग्लिश में सोल कह देते हैं। थोड़ा सा ये रिलीजियस रेफरेंस में चला जाता है, आध्यात्मिक रूप में चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ब्रेन और माइंड इनको समझते हैं। तो ब्रेन, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये ब्रेन हमारा एक्चुअल में ऐसा ही दिखता है। अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ें तो वहाँ पे अगर आप देखें तो जो ब्रेन हमारा अंदर से है वो कुछ इस प्रकार से बायोलॉजिकली। और क्योंकि हम ब्रेन को आज के समय में आधुनिक रूप से पढ़ पाते हैं तो हमें ये भी पता है कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, कौन से हिस्से हैं जो कि किस प्रकार के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने डिवाइड भी कर रखा है अपने ब्रेन को, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, इस प्रकार से कुछ हमने डिवीज़न कर रखा है, और वो इसी प्रकार से कर रखा है कि हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा कौन सा काम करता है। तो ये तो बायोलॉजिकली हमें दिखता है, एक्चुअल में हमारा ब्रेन ऐसे दिखता है। अब हम आते हैं मन यानी कि माइंड पे। तो ये हमें दिखाई नहीं देता, ये हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने ब्लैक कलर में दिखाया है। अब ये दिखाई नहीं देता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ब्रेन अगर आप देख पा रहे हैं तो आप उसको ऐसा देखेंगे, ये तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम ब्रेन कहते हैं। लेकिन मन क्या है? मन हमें दिखाई नहीं देता, ये हमारे दिमाग में ही होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका एक फंक्शन ही है, एक तरीके से दिमाग जो कर रहा है, जो सोच रहा है, वही सारी चीज़ें मन है। ठीक है, मन क्या है? मन कुछ नहीं है, जो आप कुछ सोचते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ये सब मन है। जो हम विचार करते हैं ये सब मन है, जो हम महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई मन का एक मुझे ड्राइंग बना के दिखा दो कि मन दिखने में कैसा होगा, तो मन हमें दिखाई नहीं देता, हम इसको बना नहीं सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, इनविजिबल है एक तरीके से मन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप मन के बारे में ज़रूर जानते हैं, आपने मन शब्द को पहले भी सुना होगा, और आपने अक्सर देखा होगा कि मेरा मन ये करता है, मेरा मन घूमने का करता है, मेरा मन टीवी देखने का करता है, मेरा मन खेलने का करता है। लेकिन ये मन जो करता है ये आखिर है क्या एक्चुअल में? ये एक साइकोलॉजिकल टर्म आप कह सकते हैं मन को, थोड़ा सा कि साइकोलॉजिकल रेफरेंस में चला जाता है। ये जो शब्द है मन, ये हमें दिखाई नहीं देता, हम इसको सिर्फ अंदर महसूस कर पाते हैं, अंदर इसको समझ पाते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता। तो अगर हम बात करें संरचनावादी की, तो ये मन के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं कि मन की संरचना क्या होती है। उसका कारण ये है कि आप ऐसे समझिए कि जब ये संरचनावादी आए थे, लगभग 1879 या 80 के आसपास आप कह लीजिए, ये उस वक्त की बात है, उस वक्त की घटना है। तो उस वक्त हमारी मॉडर्न साइंस जो आज इतनी डेवलप्ड है उस वक्त नहीं थी। उस वक्त हम नहीं समझते थे कि हमारा जो ब्रेन है वो ऐसा दिखता है। तो क्योंकि हम नहीं समझते थे, हमें पता नहीं था, तो सिर्फ हम मन के बारे में ही विचार कर पाते थे। हम सोचते थे कि हम जो भी काम करते हैं वो मन की वजह से करते हैं, हमारा मन है जो सब कुछ कराता है। लेकिन बायोलॉजिकली जब हम स्टडी करने लगे तो हमें पता चला कि ब्रेन कुछ होता है, ब्रेन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के, हमारे थॉट प्रोसेसिंग, हमारे इमोशंस, उनको कंट्रोल करता है। ये हमें अब समझ में आ रहा है, लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था। हम मन को सिर्फ महसूस कर पाते थे, हम देख भी नहीं पाते हैं, हमें पता भी नहीं है वो कैसा है। तो सारा सवाल यही है कि आखिर हमारा मन है वो क्या है, वो उसकी संरचना कैसी है, तो मतलब वो कैसा, उसकी बनावट कैसी होगी। ये सारा जो है इनका वो अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है संरचनावादी का। वहीं हम बात करें चेतन अनुभूति की, तो अब मैं आपको इस चेतन अनुभूति शब्द को समझा देता हूँ। देखिए, हमारा जो मन होता है ना, इसके कई स्तर होते हैं या कई अवस्थाएं कह लीजिए होती हैं। पहला होता है चेतन अवस्था, ठीक है। दूसरा होता है अर्ध चेतन, ठीक है, अर्ध चेतन अवस्था। और जो तीसरी होती है वो होती है अचेतन अवस्था। ये मन की अवस्थाएं हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि मन एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया, उसके अंतर्गत ये तीन आ जाते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन तो मतलब जो कुछ आपको पता है, जो कुछ आप जानते हैं, वो सब चेतन है। जितने भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी कुछ है, वो सब चेतन है, जो आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं, आप तुरंत बता देंगे। आपकी घर का एड्रेस आप तुरंत बता देंगे। मम्मी पापा का नाम आप तुरंत बता देंगे। आप किस देश में रहते हैं आप बता देंगे। क्यों बता पाएंगे? क्योंकि ये आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है, आप इसको जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? चेतन रूप में है।
अचेतन रूप में क्या है कि वो आप कभी जानते रहे होंगे और अब वो आपके बिल्कुल ऐसी जगह चली गई है कि वो अब आपको याद ही नहीं है ना। आज से 10 साल पहले मान के चलिए, अगर मैं कहूँ कि 10 अक्टूबर के दिन या 10 नवंबर के दिन, आज से 10 साल पहले यानी कि 2014 में 10 अक्टूबर 2014 को आपके साथ क्या हुआ था। हो सकता है एक असाधारण सा दिन बीता हो जैसे बीतता है आपका, लेकिन आपको एक एक चीज़ याद थोड़ी रहती है। लेकिन उस दिन क्या क्या हुआ था वो आपको उस वक्त याद रहा होगा, तो उस वक्त वो आपके चेतन मन में रहा होगा। लेकिन आज के समय में वो कहाँ चला गया, अचेतन मन में चला गया, आपको कुछ याद नहीं है। आप कितना भी कोशिश करिए आपको थोड़ी याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्तमान में तो हमें पता होती है कि भाई ये चीज़ें, लेकिन कोई 10 साल बाद पूछे तो मुझे थोड़ी याद रहेंगी। तो हुई तो है मेरे साथ, मैंने उसको अनुभव तो किया है, वर्तमान रूप में तो मेरे वो चेतन मन में है, लेकिन आज से 10 साल बाद वो कहाँ चली जाएगी, वो मेरे अचेतन मन में चली जाएगी, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आप एक तरीके से कह सकते हैं जैसे कि हमारे फ़ोन में फंक्शन होता है ना, कि हमें अगर कोई भी फाइल डिलीट करनी है तो हम उसको डिलीट मारते हैं। क्यों करते हैं डिलीट, क्योंकि हमारे काम की नहीं है। कुछ इसी प्रकार से हमारा ब्रेन करता है कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मेमोरीज हैं जो कि आपको वो एक तरीके से डिलीट कर देता है आपके दिमाग से। लेकिन डिलीट करने का मतलब वो नहीं कि इरेज हो गया। आपको पता होगा कि जनरली रिसाइकल बिन में चीज़ें चली जाती हैं, तो रिसाइकल बिन में जाने का मतलब क्या है कि वो अगले 10 दिन 15 दिन या 1 महीने तक आपके वहीं पड़ी रहेंगी। ठीक है, आप उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें 30 दिन बाद क्या होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। कभी आपके पास थी लेकिन वो डिलीट हो जाएंगी। तो कुछ कुछ ऐसे आप कह लीजिए कि वर्तमान में जो चीज़ आपके पास है चेतन, जो बिल्कुल ही डिलीट हो गई, वापस नहीं आ सकती, अचेतन। और अर्धचेतन मतलब जो अभी 30 दिन के लिए ट्रैश में पड़ी है, उसको आप वापस ला सकते हैं। तो अर्धचेतन में हमारे ऐसे अनुभव आते हैं जो कि एक तरीके से अभी मुझे याद नहीं आ रहे, थोड़ा सा मैं एफर्ट डालूंगा तो मुझे शायद वो याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिए कि एक हफ्ते पहले मान के चलिए मैं किसी पार्टी में गया, वहाँ पे कुछ बात हो गई, तो आज मुझे याद नहीं है, मेरा कोई दोस्त मिल जाए मुझे और मुझे वो बातें बताए कि यार ऐसे ऐसे उस दिन पार्टी में ये हुआ था वो हुआ था, तो मुझे याद आ जाएगा, मैं कहूँगा हाँ हाँ हुआ था। तो मेरे अर्ध चेतन में चला गया, मुझे याद करना पड़ा, एफर्ट डालना पड़ा, तब मैं उसको याद कर पाया। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, संरचनावाद की, तो वो चेतन अनुभूति की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ उन एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं जो कि हमें इस समय पता है, हम उनको जानते हैं, महसूस करते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं संरचनावादी। आगे बढ़ते हैं। टिचनर का मानना था कि मन जीवन भर के अनुभव का संचयन होता है। बिल्कुल जैसा मैंने अभी बताया भी आपको कि मन के 3 स्तर बताए, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। तो उनमें क्या है, वो सारी मेमोरीज पड़ी रहती हैं, टाइम टू टाइम वो चीज़ें चल रही होती है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो मन क्या है, मन कुछ नहीं है, मन इन सारे अनुभवों को, उन सारे एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता रहता है हमारा मन। तो टिचनर के अनुसार मन कुछ नहीं है, जीवन भर के अनुभवों का संचयन है। उनका मत था कि मन को समझने के लिए मन के विभिन्न तत्वों को समझना होगा। अब कुछ कुछ ऐसे समझिए कि जो संरचनावादी थे वो ये कहते थे कि जैसे ये हमारा मन है ना, तो अगर मैं मन को समझना चाहता हूँ तो मुझे मन के तत्वों को समझना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या करते थे कि मन को एक यूनिट के रूप में स्टडी नहीं करते थे। मन को वो कहते थे कि मन एक यूनिट नहीं है, मन कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्चुअल में कई सारे तो नहीं, इन्होंने मेनली 3 ही कहे थे, तो मैं कई सारे तो नहीं, 3 पार्ट कह सकता हूँ कि जैसे हमारा मन है, तो मन की तरीके से उन्होंने 3 हिस्से कर दिए। अब ये ऐसा डिवीज़न एग्जैक्ट उन्होंने नहीं किया था, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई मन के ना 3 यूनिट्स होते हैं, इन तीनों को ही हम स्टडी करते हैं, और हम इनकी स्टडी अगर कर ले तो हम मन के बारे में समझ सकते हैं कि भाई मन क्या होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि मन के विभिन्न तत्वों को समझना होगा, तभी हम मन को समझ सकते हैं। चेतन अनुभूति, जैसा कि अभी जस्ट मैंने समझाया, अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स, वही वाली बात है कि आपके आसपास बाहर जो चल रहा है, आप उन सबको, आपको सारी चीज़ें पता हैं, वही आपका क्या कहलाता है, चेतन अनुभूति कहलाती है। कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस समय वर्तमान में, या आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपका चेतन अनुभूति है। चेतना यानी कि कॉन्शियस के विभिन्न तत्वों को समझने के लिए टिचनर ने इंट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल किया था। इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है मनोविज्ञान की, वर्तमान में भी आप और हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम अकेले में बैठ करके अपने बारे में बातें कर रहे होते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, ये सब इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, है ना, थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे में ही सोचना एक तरीके से इंट्रोस्पेक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन समझ गए, इसका इस्तेमाल करते थे संरचनावादी।
तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इंट्रोस्पेक्शन हो गया, सेल्फ रिपोर्ट हो गया, इसका इस्तेमाल करते थे। वहीं मन के जो तत्व हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया ना 3 तत्व उन्होंने कहते, तो वो था सेंसेशन, इमेज और अफेक्शन। वो कहते हैं कि आप इन तीनों को ही स्टडी अगर आप कर लें, अच्छे से समझ लें, तो आप किसी के मन के बारे को भी समझ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत ये आती थी कि इसका नेचर इतना साइंटिफिक नहीं होता है। ऐसा क्यों? मान के चलिए मैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड से जानना चाहता हूँ आपके बारे में, तो मैं तो आपके बारे में नहीं जान सकता ना इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब कि मैं खुद को समझ सकता हूँ, खुद के बारे में जानता हूँ। लेकिन मुझे अगर आपके बारे में कुछ पता करना है और मैं इंट्रोस्पेक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ मुझे बताइए। तो वहाँ पे जो संभावना होगी कि आप मुझे 100% सच बात ना बताएं, क्योंकि आपको लगता होगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बताने लायक नहीं है, तो आप हो सकता है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें या कुछ कर दें। तो कहने का अर्थ है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड इतना ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था, तो इसलिए ये इसके ड्रॉबैक हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको संरचनावाद क्या है वो समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ यही है कि वो मन की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं संरचनावादी, और वो कहते हैं कि मन के 3 तत्व होते हैं, उन्हीं को अगर आप अच्छे से समझ लो तो आप मन को भी समझ जाओगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।